नमस्कार, जय हिंद, राम राम सभी बच्चों को। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, बेहतर होंगे। मैं संदीप सिवात स्वागत करता हूं आप सभी बच्चों का आज के इस हरियाणा जीके सेशन में। तो जितने भी बच्चे मेरे साथ जुड़ चुके हैं, उम्मीद करता हूं ऑडियो वीडियो एकदम परफेक्ट होगी, क्लियर होगी, ओके होगी। मेरे बच्चों, पिछली क्लास में हमने हरियाणा के इतिहास में पुरातात्विक स्रोतों को पढ़ना स्टार्ट किया था, जो हमें हरियाणा के इतिहास के बारे में जानकारी देने वाले स्रोत हैं। और इस पुरातात्विक सामग्री जो हमें प्राप्त होती है, इसको मोटे तौर पर अच्छे तरीके से पढ़ने के लिए, हरियाणा के इतिहास को जानने के लिए हमने 5 भागों में बांटा था। जिसमें पहला हमारा जो पार्ट था वो अभिलेख था, और अभिलेखों को ही हम पढ़ के चल रहे थे। मैंने आपको बताया था कि आज तक अपने हरियाणा की खुदाई में 37 अभिलेख प्राप्त हुए हैं। 37 का मतलब है बच्चों 3 दर्जन से अधिक। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि हरियाणा में अब तक कितने अभिलेख प्राप्त हुए हैं। यदि संख्या पूछेगा तो हम 37 आंसर देंगे। यदि ऑप्शन में देता है 1 दर्जन से अधिक, 2 दर्जन से अधिक, 3 दर्जन से अधिक, तो हरियाणा में अब तक 3 दर्जन से अधिक अभिलेख प्राप्त हो चुके हैं। और उन 3 दर्जन से अधिक प्राप्त अभिलेखों में सबसे महत्वपूर्ण अभिलेख हमने पिछली क्लास में डिस्कस किया था। बच्चों, ये अभिलेख जो है, ये स्तंभ लेख जो है, ये टोपरा नामक गांव यमुनानगर के अंदर स्थापित किया गया था। आज ये टोपरा गांव यमुनानगर जिले में है, पहले ये अंबाला जिले के अंतर्गत आता था। सम्राट अशोक के द्वारा, जो मौर्य वंश से आते हैं, मौर्य काल के शासक हैं, तो मौर्य वंश से आने वाले सम्राट अशोक के द्वारा गुजरात की सबसे ऊंची पहाड़ी गिरनार पहाड़ी से एक स्तंभ लेख लाकर टोपरा नामक गांव में स्थापित करवाया गया था। इस स्तंभ लेख की जो भाषा थी वो प्राकृत भाषा थी, लिपि जो थी वो ब्राह्मी थी। और ये भारत के अंदर जितने भी स्तंभ लेख प्राप्त हुए हैं उनमें सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसके ऊपर 7 राजज्ञाएं अंकित पाई गई हैं। साथ ही साथ बच्चों, इस स्तंभ लेख से विग्रहराज चतुर्थ, जिन्होंने म्लेच्छों का विनाश किया था, उसके भी 3 अभिलेख प्राप्त होते हैं। और 14वीं सदी में फिरोज शाह तुगलक यमुना नदी के रास्ते मखमल के कपड़े में लपेटकर अपने किले दिल्ली लेकर जाने का काम फिरोज शाह तुगलक के द्वारा इस स्तंभ लेख का किया गया था। ठीक है बच्चों, चलेगा, इससे आगे हम बढ़ेंगे। अब जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं उन्हीं के बारे में चर्चा करेंगे। सेकंड जो अभिलेख होगा आपका, वो होगा शुद्ध अभिलेख। शुद्ध अभिलेख बच्चों, ये जो शुद्ध अभिलेख है, ये यमुनानगर जिले से प्राप्त हुआ है। तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि ये अभिलेख कहां से प्राप्त हुआ। यमुनानगर जिले से प्राप्त हुआ है। बच्चों, आपको ध्यान रखना है कि यह दूसरा सबसे महत्वपूर्ण अभिलेख है। प्रदेश से प्राप्त दूसरा सबसे महत्वपूर्ण। बच्चों, ये जो अभिलेख प्राप्त हुआ है, ये बाराखड़ी में प्राप्त हुआ है। बाराखड़ी का मतलब होता है एक ही अक्षर को 12 तरीके से बोलना, जैसे कै का की कू कू के ख खा खी खू खू खे, ऐसे है ना। तो बाराखड़ी में प्राप्त
ये सबसे प्राचीन अभिलेख माना जाता है। ठीक है, शुद्ध अभिलेख के बाद हम बात करेंगे नेक्स्ट है करनाल अभिलेख की। खरोष्टी लिपि में अंकित अभिलेख है बच्चों। ये आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि खरोष्टी लिपि में लिखा गया अभिलेख हरियाणा में कहाँ से प्राप्त हुआ, तो तुम बोलोगे करनाल से प्राप्त हुआ है। ठीक है, करनाल अभिलेख के बाद नेक्स्ट जो अभिलेख है वो है पेहवा। कुरुक्षेत्र के पेहवा नामक स्थान से प्राप्त हुआ। बच्चों यहां से राजा भोजदेव और महेंद्र पाल के अभिलेख प्राप्त हुए हैं। और यहां से प्राप्त अभिलेखों के अनुसार पता चलता है पेहवा जो है बच्चों वो घोड़ों के व्यापार हेतु प्रसिद्ध था। ठीक है, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि घोड़ों के व्यापार हेतु पेहवा प्रसिद्ध था। इस बात की पुष्टि किस अभिलेख से मिलती है? महेंद्रपाल और भोजदेव के अभिलेख से। नेक्स्ट हम बात करेंगे सिरसा अभिलेख की। सिरसा जो अभिलेख है बच्चों ये भी आपका राजा भोजदेव का अभिलेख है। तो राजा भोजदेव का जो एक अभिलेख है वो सिरसा से भी प्राप्त हुआ। बच्चों यहां से पता चलता है सिरसा क्षेत्र में
पाशुपत संप्रदाय का शासन था। पाशुपत संप्रदाय का बच्चों क्या था सर, शासन था। इस बात की जानकारी हमें मिलती है सिरसा अभिलेख से। सिरसा के बाद नेक्स्ट है आपका तोसाम अभिलेख। तीसरी चौथी सदी का अभिलेख बच्चों तोसाम से भी प्राप्त हुआ। और मेरे बच्चों ये जो अभिलेख है ये तोसाम के अंदर विष्णु भगवान के मंदिर और तालाब निर्माण के बारे में जानकारी देता है। तोसाम में विष्णु मंदिर निर्माण, और हमें तालाब निर्माण की जानकारी प्राप्त होती है। कीजिएगा जल्दी से इसको नोट, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से हर अभिलेख के बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए। ठीक है बच्चों, चलेगा, फिर आगे बढ़ेंगे। अगला जो अभिलेख होगा आपका वो होगा कपाल मोचन अभिलेख। कपाल मोचन अभिलेख बच्चों, ये जो कपाल मोचन अभिलेख है ना, ये यमुनानगर के कपाल मोचन से एक अधूरा अभिलेख प्राप्त हुआ है।
यमुनानगर के कपाल मोचन से एक अधूरा अभिलेख आपका क्या हुआ है, प्राप्त हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका अग्रोहा अभिलेख। संगीत के 7 स्वरों का उल्लेख यहां से मिलता है बच्चों। संगीत के 7 स्वरों का उल्लेख यहां से हमें क्या है, प्राप्त होता है, अग्रोहा अभिलेख से। नेक्स्ट जो अभिलेख होगा बच्चों आपका, वो मोहनबाड़ी से प्राप्त होगा, उसे मोहनबाड़ी अभिलेख बोलते हैं। मोहनबाड़ी अभिलेख। 8 के बाद नेक्स्ट जो हमारा 9वां अभिलेख होगा वो होगा पिंजौर अभिलेख। पिंजौर अभिलेख बच्चों ये पंचकुला जिले से प्राप्त हुआ। यह पंचकुला जिले से प्राप्त है। कनिंगम के द्वारा बच्चों पिंजौर से 3 अभिलेख प्राप्त किए गए। और इनके अनुसार पिंजौर का जो नाम था वो पंचपुर था। इनके अनुसार पिंजौर का नाम क्या था बच्चों, पंचपुर था। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट अभिलेख है आपका गुजरी स्तंभलेख। ये प्राप्त हुआ है गुजरी महल हिसार से। गुजरी महल हिसार से ये क्या हुआ है, प्राप्त हुआ है। ये अलग अलग जगह से आने वाले
8 भागवतों के बारे में सूचना प्रदान करता है। तो गुजरी महल की दीवारों से हमें 8 अभिलेखों की जानकारी मिलती है और ये अलग अलग जगह से आने वाले 8 भागवतों के बारे में क्या देते हैं, जानकारी देते हैं। तो आपको यह भी पता होना चाहिए कि इस महल की दीवारों से कितने अभिलेख प्राप्त हुए हैं, 8। तो मेरे बच्चों, गुजरी महल की दीवारों से 8 अभिलेखों की क्या मिलती है सर, जानकारी मिलती है। 8 अभिलेखों की हमें क्या मिलती है, जानकारी मिलती है बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट है बच्चों हास्य अभिलेख। हास्य अभिलेख, हास्य से बच्चों किसका अभिलेख प्राप्त हुआ है, पृथ्वीराज द्वितीय का। पृथ्वीराज सेकंड का अभिलेख हास्य से प्राप्त हुआ है बच्चों। नेक्स्ट है गुरावड़ा अभिलेख। गुरावड़ा गांव है बच्चों अपने हरियाणा का ही। और ये प्राप्त हुआ है रेवाड़ी जिले से। रेवाड़ी जिले का गांव है गुरावड़ा। और 10वीं सदी का ये अभिलेख बताया जाता है। और इस अभिलेख से बच्चों वैष्णव मंदिरों के निर्माण की जानकारी प्राप्त होती है। वैष्णव मंदिरों के निर्माण की जानकारी क्या होती है, प्राप्त होती है। तो ये कुछ अभिलेख अपने हरियाणा से प्राप्त हुए। कुछ अभिलेख हरियाणा के बाहर से भी प्राप्त हुए हैं जो हरियाणा के बारे में जानकारी देते हैं। उन अभिलेखों में बात करें तो नंबर 1 है चाहमन अभिलेख। चाहमन का मतलब चौहान है। और यह प्राप्त हुआ है बच्चों कहां से सर, राजस्थान से।
ठीक है। नेक्स्ट है बच्चों लांडनू अभिलेख। लांडनू भी राजस्थान के अंदर एक तहसील है। और ये भी राजस्थान से प्राप्त हुआ। राजस्थान से क्या हुआ है सर, प्राप्त हुआ है। और राजस्थान से प्राप्त इस अभिलेख के अनुसार अपने हरियाणा की जो राजधानी है बच्चों वो बताई गई है दिल्ली। हरियाणा की राजधानी क्या बताई गई है, दिल्ली बताई गई है। लांडनू अभिलेख के बाद हम बात करेंगे नेक्स्ट बिजोलिया अभिलेख। राजस्थान के उदयपुर के अंतर्गत ये जगह आती है बिजोलिया। ये भी आपका राजस्थान से प्राप्त है। हरियाणा में चौहान शासकों के बारे में जानकारी देता है यह अभिलेख। बिजोलिया अभिलेख के बाद है बच्चों नेक्स्ट लाओस अभिलेख। लाओस बच्चों एशिया महाद्वीप के अंदर एक छोटी सी कंट्री है। और लाओस जो अभिलेख है ये राजा देवंका का अभिलेख है। बताया जाता है राजा देवंका के द्वारा जो इस देश के राजा थे वो हरियाणा के कुरुक्षेत्र से इतना प्रभावित थे कि उन्होंने अपने देश के अंदर कुरुक्षेत्र नामक शहर की ही रचना कर दी थी। तो राजा देवंका द्वारा अपने देश में कुरुक्षेत्र नाम से नए नगर की स्थापना। ठीक है बच्चों, एक अभिलेख प्राप्त हुआ है 14वीं सदी का मोहम्मद बिन तुगलक अभिलेख। पढ़ने में तो तुम्हें मजा आ रहा होगा ना, एक बार बोलो आप सारे के सारे बच्चे, पढ़ने में तो मजा आ रहा होगा। ये 14वीं सदी का अभिलेख है। मोहनबाड़ी जो अभिलेख है ये रोहतक
रोहतक का गांव है मोहनबाड़ी। 14वीं सदी का ये अभिलेख जो है ना, इस पर हरियाणा को धरती पर स्वर्ग बताया गया है। है ना, पढ़ने में मजा तो आ रहा होगा, कितने आराम से पढ़ा रहा हूँ, बिल्कुल साफ साफ लिख के, है ना, अच्छे से, ताकि तुम लोगों के समझ में आए। तो सिर्फ सिलेबस सिलेबस नहीं करना, हमें चीज़ें समझनी भी हैं, हमें पढ़ते हुए मज़ा भी आना चाहिए। मज़ा कब आएगा? जब अच्छे से आपको दिखेगा। चलो कीजिएगा एक बार, जल्दी से इसको नोट कीजिएगा, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। तो बच्चों, ये सारे के सारे अभिलेख थे, पुरातात्विक सामग्री, जो हमने 5 कैटेगरी में डिवाइड करी थी, उसमें हम पहला कवर कर चुके हैं। और उसके बाद हम सेकंड कैटेगरी की बात करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है, पढ़ लेता हूँ मैं कमेंट वगैरह भी आप लोगों को, कैसी बात नहीं है बच्चों। और बहुत अच्छा लिखा है रितु ने, थैंक यू। इतनी अच्छी अच्छी बातें तुम लिखते हो मेरे बारे में, तो और मन करता है कि तुम्हें और अच्छा पढ़ाऊँ, और अच्छा कंटेंट तुम लोगों के लिए लेके आऊँ। चलेगा, अब देखिएगा सेकंड कैटेगरी के ऊपर हम आते हैं। सेकंड कैटेगरी थी सिक्के। अब हम सिक्कों को पढ़ेंगे। बच्चों, काफ़ी हद तक अपने हरियाणा का इतिहास सिक्कों के ऊपर भी टिका हुआ है। बात करें हम 200 ईसा पूर्व से लेके 300 ईस्वी तक, यानी कि 200 बीसी से लेके 300 एडी तक का हरियाणा का इतिहास बच्चों सिक्कों पर टिका हुआ है। तो 200 बीसी से लेके 300 ईस्वी तक का जो हरियाणा का इतिहास है वो सिक्कों पे टिका हुआ है। बहुत सारे सिक्के यहाँ से प्राप्त हुए, ठीक है, और हरियाणा से प्राप्त सिक्कों के बारे में हम बात करेंगे। बच्चों, हरियाणा से प्राप्त सिक्कों में सबसे पहले ध्यान रखना है सुंगकालीन सिक्के। सुंग आपका एक वंश हुआ है,
और इस काल के दौरान जो सिक्के चलते थे उन्हें बोलेंगे शुंगकालीन सिक्के। और आपसे पूछा जाएगा कि शुंगकालीन जो सिक्के हैं वो हरियाणा में कहाँ से प्राप्त हुए। तो आप बोलिएगा कि ये प्राप्त हुए हैं सुध यमुनानगर से। शुंगकालीन सिक्कों के बाद नेक्स्ट है आपके गुप्तकालीन सिक्के। गुप्तकालीन सिक्के प्राप्त हुए हैं बच्चों रोहतक से। नेक्स्ट हम बात करेंगे इंडो ग्रीक सिक्के। इंडो ग्रीक को हम क्या बोल सकते हैं, हिंद यूनानी भी बोल सकते हैं। ये प्राप्त हुए हैं खोखरा कोट गांव से। खोखरा कोट गांव रोहतक। बच्चों नेक्स्ट है 1200 यूनानी बैक्टीरियाई सिक्के। और 1200 यूनानी बैक्टीरियाई सिक्के प्राप्त हुए सोनीपत से। बात करें हर्षवर्धन कालीन सिक्कों की। हर्षवर्धन कालीन जो सिक्के प्राप्त हुए बच्चों ये भी आपके सोनीपत से प्राप्त हुए। नेक्स्ट है बच्चों पंचमारक सिक्के। पंचमारक सिक्कों को हम आहत सिक्के भी बोल देते हैं। आहत का मतलब क्या होता है, घायल होता है। जैसे आप कई बार बोल भी दे देते हो कि ऐसे शब्द हम नहीं बोलने चाहिए जिससे किसी भावना जब किसी की भावनाएं क्या हो, आहत हो। आहत का मतलब घायल होता है। और घायल सिक्कों का मतलब यहाँ क्या होगा, ऐसे सिक्के जिनको पीट पीट कर बनाया जाए। पीट पीट कर बनाने का मतलब है कि जब भी हम किसी धातु की पिटाई करते हैं, उसकी कुटाई करते हैं, तो उसको कोई एक निश्चित आकृति नहीं मिलती है। जब निश्चित आकृति नहीं मिलेगी तो ऐसे सिक्के क्या कहलाएंगे, आहत सिक्के कहलाएंगे। इन्हें पंचमारक सिक्के भी बोल दिया जाता है। और ये आपके प्राप्त हुए हैं अग्रोहा से। कहाँ है अग्रोहा, हिसार के अंदर है सर। अग्रोहा हिसार से हमें पंचमारक सिक्के या आहत सिक्के मेरे बच्चों मिलते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है चांदी का। कौन सी धातु का, चांदी का इंडो सिसानियन सिक्का।
ये भी प्राप्त हुआ है बच्चों शुद्ध यमुनानगर से। ठीक है, बल्कि शुद्ध की बजाय इसको तुम कपाल मोचन करना, कपाल मोचन यमुनानगर। यदि कपाल मोचन ऑप्शन में नहीं है तब आपको शुद्ध बोलना है, वरना कपाल मोचन ही बोलना। उसके बाद बात करेंगे समुद्रगुप्त कालीन सिक्कों की। समुद्रगुप्त हमने नहीं पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा है। समुद्रगुप्त कालीन सिक्के ये मेरे बच्चों मित्ता थल। मित्ताथल गांव भिवानी। ठीक है, समुद्रगुप्त कालीन सिक्के। समुद्रगुप्त के बाद आ जाओ नेक्स्ट कुषाण कालीन सिक्के। ये खोखरा कोट गांव से बच्चों, रोहतक जिले का गांव है खोखरा कोट। यहाँ से आपके कुषाण कालीन सिक्के क्या होते हैं, आप प्राप्त होते हैं। चलेगा, आगे बात करेंगे फिर। योद्धेय कालीन सिक्के ये औरंगाबाद और रोहतक से। औरंगाबाद भिवानी में है बच्चों, जिसका प्राचीन नाम प्रिकर्तनाक रहा। योद्धेय कालीन सिक्कों के बाद आ जाओ अगर कालीन सिक्के। ये गणराज्य हुए हैं आपके, गण थे हरियाणा के अंदर, अगर गण, योद्धेय गण। अगर कालीन जो सिक्के प्राप्त हुए सर ये अग्रोहा से और बरवाड़ा से। अग्रोहा भी हिसार में है, बरवाड़ा भी हिसार में है। अग्रोहा और बरवाड़ा। ठीक है, बस इतने से सिक्के आप लोगों को पता होने चाहिए। ये हरियाणा से प्राप्त क्या होंगे, सिक्के होंगे। नेक्स्ट जो कैटेगरी है वो है हमारी हरियाणा से प्राप्त मूर्तियां। हरियाणा से प्राप्त मूर्तियां, इन मूर्तियों में बात करेंगे सबसे पहले यक्ष यक्षिणी की मूर्तियां। बच्चों यक्ष यक्षिणी की जो मूर्तियां हैं ये हरियाणा से प्राप्त सबसे प्राचीन मूर्तियां हैं। तो प्रदेश से प्राप्त सबसे प्राचीन मूर्तियां हैं।
ये प्राप्त कहाँ कहाँ से हुई है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये प्राप्त हुई एक तो बादस से, बादस नू जिले का गांव है। बादस के बाद आपको ध्यान रखना है ये प्राप्त हुई है होडल से, और होडल के बाद ये प्राप्त हुई है हथीन से। ठीक है, यक्ष यक्षिणी के बाद आ जाओ नेक्स्ट बलराम की मूर्ति। बलराम की मूर्ति प्राप्त हुई है ऐस्थल बोहर से। ऐस्थल बोहर है मेरे बच्चों रोहतक में। नेक्स्ट है जैन मूर्तियां। हरियाणा के अंदर जो जैन मूर्तियां प्राप्त हुई वो हांसी से और रानीला गांव से। रानीला गांव चरखी दादरी जिले का गांव है। नेक्स्ट है आपकी गुप्तकालीन सूर्य देवता। गुप्तकालीन सूर्य देवता की मूर्ति बच्चों ये जो प्राप्त हुई है ये एक तो प्राप्त हुई है अग्रोहा हिसार से, और एक प्राप्त हुई है नचार खेड़ा जींद से। ठीक है, अग्रोहा हिसार और नचार खेड़ा जींद से प्राप्त हुई है। तो कीजिएगा एक बार जल्दी से इसको नोट, उसके बाद बढ़ेंगे आगे, कुछ मूर्तियां और पढ़ेंगे, मूर्तियों के बाद मुद्रांक पढ़ेंगे, मुद्रांक के बाद कुछ स्मारक पढ़ेंगे, और उसके बाद बच्चों ये हमारा जो दूसरा सब टॉपिक था हरियाणा के इतिहास के बारे में जानकारी देने वाले स्रोत, जिसमें साहित्यिक स्रोत और पुरातात्विक स्रोत हम पढ़ रहे हैं, ये अपना कंप्लीट होगा। फिर हम स्टार्ट करेंगे सिंधु घाटी सभ्यता और सीसवाल सभ्यता या परी हड़प्पा सभ्यता।
चलेगा बच्चों, नोट कर चुके होंगे आप लोग। भाई टोपरा, कुषाण कालीन जो है ना वो आप रोहतक और मित्ताथल दोनों बोल सकते हो, क्योंकि ये भिवानी वाला जो इलाका है ये भी पहले रोहतक के अंतर्गत ही आता था। तो कुषाण कालीन जो सिक्के हैं वो मित्ताथल से भी प्राप्त हुए हैं, रोहतक से भी प्राप्त हुए हैं, सिर्फ एक जगह से नहीं है ना। सर टोपरा अभिलेख, अब देखिएगा टोपरा आपसे पूछ ले कि टोपरा गांव के अंदर जो अभिलेख स्थापित किया गया था वो टोपरा गांव वर्तमान में कौन से जिले में है। बच्चों ये आपको ऑप्शन देखना पड़ेगा ना, यदि यमुनानगर ऑप्शन में है तो आप यमुनानगर आंसर दोगे, यमुनानगर नहीं दिया है तो फिर यमुनानगर की सारी बातें कहाँ ट्रांसफर कर दोगे तुम लोग, अम्बाड़ा में ट्रांसफर कर दोगे, और आपका आंसर क्या हो जाएगा फिर, अम्बाड़ा हो जाएगा। ऐसे आंसर देना पड़ेगा। चलेगा, उसके बाद कुछ और मूर्तियां पढ़ेंगे फिर, हैं। नेक्स्ट है पंचमुखी। कितनी मूर्तियां पढ़ चुके हैं हम पिछले, 4 मूर्तियां पढ़ चुके हैं। आ जाओ, नेक्स्ट जो है बच्चों वो है आपकी पंचमुखी शिव भगवान की प्रतिमा। और पंचमुखी शिव भगवान की प्रतिमा प्राप्त हुई है पेहवा से। पेहवा कहाँ है बच्चों, कुरुक्षेत्र के अंदर है। उसके बाद आइएगा पंचमुखी शिव भगवान की प्रतिमा के बाद लाल पत्थर से बने भगवान शिव की प्रतिमा। और लाल पत्थर से बनी भगवान शिव की प्रतिमा प्राप्त हुई है हरनोल नामक गांव यमुनानगर से। नेक्स्ट है बच्चों शेष सैया या शेष नाग पर। लेटे भगवान शेष नाग पर लेटे भगवान विष्णु की जो मूर्ति है ये प्राप्त हुई है आपकी फिजिलपुर सोनीपत से। बात करें दानवीर करण, और भगवान सूर्य की मूर्तियों की,
ये करनाल से प्राप्त हुई है। नेक्स्ट है विष्णु की अति प्राचीन मूर्ति। ये तोसाम से प्राप्त हुई है। कहाँ से प्राप्त हुई है? तोसाम से प्राप्त हुई है। विष्णु की अति प्राचीन मूर्ति जो है बच्चों, ये तोसाम से प्राप्त हुई है। कुषाण कालीन जो मूर्तियां हैं, ये रोहतक से प्राप्त हुई हैं। कुषाण कालीन मूर्तियों का मुख्य केंद्र जो माना गया है वो रोहतक ही माना गया है। महात्मा बुद्ध की जो मूर्तियां हैं, ये ब्राह्मणवास रोहतक से प्राप्त हुई हैं। मौर्यकालीन जो अवशेष हैं बच्चों, ये हिसार और फतेहाबाद से प्राप्त हुए। ठीक है। बाकी मैंने आपको जैन मूर्तियों के बारे में काफ़ी बताया था। जैन धर्म ग्रंथ के अंदर बताया था भगवान महावीर की मूर्ति जो प्राप्त हुई है वो पिंजौर से। ठीक है। भगवान महावीर के बाद भगवान पार्श्वनाथ की जो मूर्ति है, ये स्थल बोहर से। सरस्वती और पद्मावती की मूर्तियां हास्य से प्राप्त हुई। आदिनाथ जैन संत की मूर्ति जींद से प्राप्त हुई। आदिनाथ जैन संत की मूर्ति जींद से प्राप्त हुई। सिंहासन पर बैठे जैन संत की मूर्ति
सिरसा से प्राप्त हुई है बच्चों, ठीक है। हथीन जो है ना, हथीन, हथीन ये आपका पलवल के अंदर है। हथीन जो है ये पलवल के अंदर है। तो कीजिएगा एक बार जल्दी से नोट, उसके बाद मुद्रांक पढ़ेंगे। सारी की सारी मूर्तियां आपको पता होनी चाहिए। कीजिएगा जल्दी से, नोट कीजिएगा। योद्धकालीन सिक्के, औरंगाबाद। अच्छा मैंने यहाँ भिवानी लिख दिया, रोहतक लिख लो भाई इससे। औरंगाबाद तो भिवानी में है ही है, इसको रोहतक कर लेना। ये ले भाई, अब ठीक है। अब मुद्रांक की बात करेंगे। आपको पता होना चाहिए कि हरियाणा के कई स्थानों से प्राप्त मुद्रांकों को सुरक्षित रखा गया है झज्जर के संग्रहालय में। हरियाणा के कौन कौन से स्थान है बच्चों? जहां से मुद्रांक प्राप्त हुए।
स्मारक को हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, तो स्मारकों को पढ़ेंगे अगली क्लास में। अब मुद्रांक देख लेते हैं कहाँ कहाँ से प्राप्त हुए हैं। नंबर 1 तो आपको ध्यान रखना, थे पोलर। थे पोलर जो है बच्चों, ये कैथल के अंदर है, कैथल जिले का गांव है, और पहले ये सरस्वती नदी के किनारे बसा हुआ था। कहाँ स्थित था ये? सरस्वती नदी के किनारे सर स्थित था ये। ठीक है, नेक्स्ट आपको ध्यान रखना है अग्रोहा, यही सार में है। सुध यमुनानगर में है। यहाँ से ये बहुत सारे मुद्रांक मिले हैं। नौरंगाबाद भिवानी में है। भगवानपुर कुरुक्षेत्र में है। ठीक है, तो आज के लिए इतना सा ही करेंगे, फिर अगली क्लास में पढ़ेंगे। आज के लिए काफ़ी है। ठीक है, तो जितना करवा रहा हूँ उसको अच्छे तरीके से यदि तुम प्रिपेयर कर लोगे ना, तो तुम्हें कोई किताब उठाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी हरियाणा जीके की। किताब उठाओगे भी तो किताबों से ज़्यादा तुम्हें क्लास में ही मिलेगा, तो तुम्हें जो सेटिस्फेक्शन मिलेगा ना वो क्लास में ही मिलेगा। ठीक है, तो आप लोग ऐसे ही पढ़ते रहिएगा, आगे बढ़ते रहिएगा, और कल फिर मिलेंगे इसी जगह इसी समय। और हरियाणा की जो हिस्ट्री हमारी चली हुई है बड़े शानदार ढंग से इसे कवर करेंगे, बहुत डीपली ढंग से इसे पढ़ेंगे। कोई भी क्वेश्चन हमारा, मुद्रांक का मतलब है किसी भी सिक्के के ऊपर कुछ वाक्य का लिखा पाया जाना या कुछ अंकित पाया जाना, उसे हम मुद्रांक बोलेंगे। मुद्रा के ऊपर कुछ अंकित पाया जाना उसे मुद्रांक बोलेंगे। ठीक है, चलेगा। थैंक यू, बाय बाय।